वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी आई है सीनियर टीचर की। तो उसका जो सिलेबस है उसे आप लोगों ने पूछा था कि उसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो चलिए आज उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो पेपर वन है, पेपर वन आपका कॉमन पेपर है सभी के लिए, एंड पेपर जो सेकंड होगा वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है आपका जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो ये आपका जनरली अगर किसी भी स्टेट की जो वैकेंसी होती है वो उस स्टेट का जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल कल्चरल बैकग्राउंड आप लोगों को पता होना चाहिए। उसमें अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो एंशियंट कल्चर और सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान एंड कालीबंगन, अहर, ज्ञानेश्वर और भारत, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 18 टू 18 सेंचुरी, ये इम्पॉर्टेंट है। उसमें आप लोग देख सकते हैं टॉपिक्स। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मीडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड, सोसाइटी एंड रिलीजन। और इसमें जैसे कोई भी इंडिया का अगर कोई भी रीजन है उसमें लोक देवता वगैरह आते ही हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, प्लेसेस हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान की हिस्ट्री का। पेंटिंग्स एंड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, बहुत ज़्यादा फेयर्स और फेस्टिवल्स राजस्थान में होते हैं उसके बारे में। और अगर हम देखें तो एक रिच कल्चर है कस्टम, ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स का राजस्थान में, तो उसे आप लोगों को जानना है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। फोक म्यूज़िक एंड डांस, जो कि फिर से एक रिच कल्चर है राजस्थान का। उसके बाद अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सिलेबस का। सो करंट अफेयर ऑफ राजस्थान के बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इसमें आपको कॉन्टिनेंट्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ओशंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम देखें तो फिजिकल जो जियोग्राफी है उसकी बात हो रही है और उसका आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ग्लोबल विंड सिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज़। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी होती है उसके लिए आपको रिस्क नहीं लेना होता, या हम ये मान के नहीं चल सकते कि हम कोई रिस्क लेंगे। रिस्क लेने का मतलब मेरा ये है कि आप किसी छोटे से छोटे टॉपिक को भी ये मानकर मत चलिए कि ये वाली चीज़ तो हो ही जाएगी। आपको हर टॉपिक पे अगर छोटी छोटी टॉपिक से लिखा हुआ है कि ओशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कहीं ना कहीं जब पेपर बन रहा होता है, ये मेरा मानना है। और इस वजह से जब इससे पहले जब मैं तैयारी किया करता था तो उसमें, या आप भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ मैं अपने माइंड में रखता हूँ कि कोई भी जो छोटा टॉपिक है उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। क्योंकि जब पेपर जब सेट हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पेपर बनेगा ही। तो जो बनाने वाला है उसके लिए भी एक चैलेंज होता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन मैं पुट करूँ। बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। तो अगर छोटा क्वेश्चन है, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स है, इससे क्वेश्चन है, या आप देखिए ये ग्लोबल स्ट्रैटेजीज़ है, इससे रिलेटेड भी एक नई क्वेश्चन डालना होगा। तो कैसे बनेगा, और आपको अगर आपने सिलेबस पूरा टच भी किया है तो भी आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नहीं तो एक चीज़ होती है कि अगर आपने ये वाला पार्ट आपने बिल्कुल छोड़ दिया मीन्स जियोग्राफी का, तो क्या होगा कि आपका उस पार्ट में मार्क्स 0 हो जाते हैं। तो कोई भी पार्ट हमें छोड़ना नहीं है, उसकी तैयारी करते जानी है। इंडिया एंड यूएनओ मेजर ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिसीज़ विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशंस, तो हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लोकेशन एंड एडवांटेजेस एंड मानसूनल सिस्टम, ये मानसूनल सिस्टम से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पूछा जाता है। ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंजिंग पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड्स, पॉवर्टी रिडक्शन सिस्टम एंड फीचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसीज, नेहरूज कंट्रीब्यूशन एंड इट्स मेकिंग, मेजर लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करते हैं तो
हमें जो 1935 तक है, जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1919 से 1935 तक, तो जो इस तरह की पर्टिकुलर चीज़ें लिखी रहती हैं सिलेबस में, उन्हें ज़रूर नोट डाउन कीजिए और उससे रिलेटेड चीज़ें सर्च कीजिए और अपने लिए एक सिलेबस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए. गांधीज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल मूवमेंट and Ambedkar and Constitution making salient feature of Indian Constitution, fundamental rights, duties and directive principles of state and offices of Indian President and Prime Minister, India's federal system and major political parties. अब आ जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि आपका नेक्स्ट पार्ट है. एजुकेशनल साइकोलॉजी में एजुकेशनल साइकोलॉजी फर्स्ट पार्ट है. तो अब इसके भी जो सब टॉपिक्स होते हैं, इनको आप अपने हिसाब से लिख लीजिए और एक पेज में इसे प्रिंट आउट करके ज़रूर रख लीजिए. और जितने टॉपिक्स आप करते जाते हैं उन्हें टिक करते हुए चलिए. जब तक कि पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार करते रहना चाहिए. तो इट्स मीनिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका मीनिंग स्कोप एंड इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स इन क्लासरूम सिचुएशन, वेरियस साइकोलॉजिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन. तो जब हम वेरियस साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो आपको कम से कम अपने लिए 20 साइकोलॉजिस्ट, 20 ना हो तो 10 जो टॉप साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में उनकी डिटेल्स आपको तैयार करनी चाहिए. अब आ जाते हैं बात में लर्निंग इट्स मीनिंग एंड टाइप्स, different theories of learning and implication for a teacher, transfer of learning, factor affecting learning and constructive learning. ये वाला जो टॉपिक है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इनडायरेक्टली पूछे जाएं चाहे डायरेक्टली पूछे जाएं, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग है, क्योंकि ये एक नया एक हम कह सकते हैं इनोवेशन है या इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग से रिलेट करता है, तो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. या जैसे जेपीडी हो गया कि जेपीडी क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ लर्नर हियर फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो आप देख सकते हैं कि बहुत डिटेल में उन्होंने सिलेबस दिया है और आपको इसी डिटेल जब सिलेबस होता है तो इसका एक बेनिफिट भी होता है. इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. बेनिफिट ये होता है कि जब डिटेल सिलेबस होता है तो जो पेपर सेट करेगा उसके वो भी इन्हीं चीज़ों से लेकर सेट करेगा. तो आपके पास एक क्लियर कट आइडिया रहता है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और टॉपिक रहें तो ढूंढना नहीं पड़ता. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लिश लिटरेचर का जो LT उत्तराखंड का था, तो उसमें क्या था कि ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं दिया था, फिर क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं. यहाँ पर आप लोगों के पास अच्छा है RPSC में कि आप लोगों के पास डिटेल एक सिलेबस है. पर्सनैलिटी में मीनिंग, थ्योरीज ऑफ एंड असेसमेंट, adjustment and its mechanism and maladjustments. So intelligence and creativity, meaning तो intelligence के जो types हैं उनको आप लोगों को पता करना है और याद करना है. meaning, theories and measurement, role of learning, emotional intelligence, concept and practice, human cognition. तो cognition के जो जितने पार्ट हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए. मोटिवेशन, मीनिंग एंड रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अचीवमेंट, मोटिवेशन. इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे ये आप ये मान के चलिए कि जो 2005 है आपका NCF 2005 है, उसका एक की पार्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस. और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये NCF 2005 को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, जिससे कि आपको अच्छा खासा इन सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके NCF 2005 में बनते हैं और उसे आपको पढ़ के जाना चाहिए. बहुत अच्छे से पढ़िए उसे, ये सारी चीज़ें लगभग उसमें आप लोगों को मिल जाएंगी. मीनिंग एंड सोर्सेज, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एज ए टीचर अगर आप बनते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्लास में. अगर आप एक अच्छे होपफुली कि भगवान करे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में आएँ और एक अच्छे टीचर की तरह इन सारी चीज़ों को सीखें भी, क्योंकि ये सिर्फ एक मेरा खुद का मानना ये है कि जब हम तैयारी करें तो इन चीज़ों को बहुत डीपली पढ़ें, इनका हमारे पास बहुत अच्छा एक नॉलेज हो और हम इन्हें प्रैक्टिकली क्लासरूम में कर पाएँ, जिससे कि हम एक अच्छे टीचर भी कल को साबित हों.
तो कहीं ना कहीं जब बात आती है कि इतना सारा सिलेबस देने की क्या ज़रूरत है या इतनी चीज़ें करने की, तो मैं एज अ टीचर, एज अ गवर्नमेंट टीचर ये फील करता हूँ कि वाकई इन चीज़ों को समझने की, सिर्फ पढ़ने की नहीं, समझने की भी ज़रूरत है। और जब आप भगवान करके आप टीचर बन जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में आएँ और बहुत हेल्प करें उन बच्चों की, क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे होते हैं वो बहुत अमीर नहीं होते हैं, उनके पास पैसा कम होता है और बहुत मुश्किल से वो एजुकेशन ले रहे होते हैं। तो हमें उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है और उन लोगों की मदद करनी बहुत ज़रूरी है। आ जाते हैं आगे, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, हैबिट, एटीट्यूड एंड सोशल स्किल्स। अब यहाँ पर देखिए कि फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर, उन्होंने बोला है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 200 मार्क्स। जो ऊपर आप लोगों ने देखा तो 200 मार्क्स होगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर, 2 घंटे का पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 1 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसको उन्होंने एक पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड करके छोड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए कि पहला तो आपका जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान जो है वो 80 मार्क्स का है। दूसरा करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ये आपका 20 मार्क्स का है। दैन जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये 60 मार्क्स का है। तो इनकेस आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑफ इंडिया अगर आप तैयार करना चाहते हैं, पॉलिटी तैयार करना चाहते हैं, तो ये हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज आप ले सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये आपका 40 मार्क्स का इसमें होगा। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के इक्वल मार्क्स हैं, तो टोटल 100 आप लोग देख सकते हैं, 100 मार्क्स है। और आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, तो मीन्स 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को यहाँ पर होगी। नेगेटिव मार्किंग के अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो आप लोग क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का नुकसान तो कुछ नहीं है, आप लोग ये देखिए कि सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आ जाते हैं पेपर सेकंड की बात करते हैं। और पेपर सेकंड में हमारा जो अभी टारगेट है वो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में हम क्या क्या देखेंगे, इसमें 180 मार्क्स का है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्रामर एंड यूसेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेपोजिशंस। और मैंने एक चीज़ देखा है कि जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर, पिछला क्वेश्चन पेपर है, उसे भी मैं एक आपको सॉल्व करवाऊंगा इसी चैनल पर। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, कि उसमें मैं इन चीज़ों को बहुत इन डेप्थ आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। प्रेपोजिशंस हो गया आपका, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अफर्मेशन इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड ऑक्सिलरीज, कंडीशनल सेंटेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड जॉइनिंग सेंटेंसेस, मीन्स आपके जो कनेक्टर्स हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने एग्जैक्ट आप लोगों को दे रखा है कि सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड अदर वेरी ट्रांसफॉर्मेशन। आ जाता है कि डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, एंड फोनिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस। तो इस पर क्योंकि मेरी अच्छी कमांड है फोनिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस पर, तो ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो इस पर बनाऊँगा। कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये पार्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ना कोई एक बता दीजिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक्चुअल में ये जो पार्ट है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, बट मोस्ट प्रॉबेबली वही पूछे जाते हैं जो आजकल चल रहे होते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। तो आप लोगों को आप इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं कि जो आजकल नए यूसेज कौन कौन से हैं, उनको आप यूज़ कर लीजिए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो पुराने तो आप लोगों को याद होंगे ही, तो उन्हें छोड़कर आप जितना नए ऐड करेंगे, अगर आप 500 भी नए ऐड कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा आप लोगों को इसमें हेल्प मिल जाएगी। 500 एटलीस्ट आप लोगों को क्या करना है, कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ कर लेने हैं, या उनको डेली आप यूज़ करेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएंगे आपको। अब ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, गवर्नमेंट कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई अगर हम बात करें कि जॉब होती है और उसके लिए एग्ज़ाम हो रहा होता है, तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं टीचिंग के लिए, टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें तो।
तो इसके लिए मैंने खुद जो आपका राजस्थान का बीए एंड एमए का जो सिलेबस है उसे कलेक्ट किया हुआ है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा। और उसमें जो टॉपिक्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनको ज़रूर कंप्लीट करके जाइए। ग्रामर, यूसेज एंड लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें आएंगे, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म MHM and clause analysis in term SPOCA and here phonetics, symbols and transcription। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड अक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स, अक्वेंटेंस विद मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स। अब जब ये जो दो चीज़ें हैं आपकी, इस पर आपका लगभग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट आ जाता है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अक्वेंटेंस विद मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, तो ये जो पार्ट है इसके लिए आप एटलीस्ट 20 to 25 इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश के जो भी राइटर्स हैं उनको कलेक्ट करके उन्हें आप पढ़ सकते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके 40 मार्क्स का जो टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड होता है को आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ये आपका न्यू मेथड है। इसे आप अच्छे से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। सो ग्रामर और ट्रांसलेशन मेथड ओल्ड मेथड है। डायरेक्ट मेथड एंड फिर आ जाते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। इसके क्योंकि अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन्हें आप लोगों को जानना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेडेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। इसमें आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये कहीं ना कहीं आपकी जो जॉब होगी उसके बाद में अगर आप लोगों को आप सक्सेस होते हैं इसमें और आपको स्कूल्स मिलते हैं, आप लोगों को हमारी तरह कुछ ऐसे बच्चे मिलते हैं कि जो बहुत ही लो बैकग्राउंड से आते हैं, और लो बैकग्राउंड का मतलब फाइनेंशियली लो बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो चीज़ें होंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जानना। आप डायरेक्ट मेथड अपने स्कूल में कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट नॉलेज वाले स्टूडेंट नहीं होते। आपको या तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही आप लोगों को या स्ट्रक्चरल मेथड ही आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड अगर आप यूज़ कर पाते हैं तो बहुत अच्छा उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है स्टूडेंट्स पे। तो होपफुली कि आप लोग इनको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आते हैं यहाँ पर कि पूरा जो होगा आपका एग्ज़ाम पेपर वो होगा 300 मार्क्स का। ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 hours 30 minutes, तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 होंगे टोटल मार्क्स। तो आ जाते हैं फिर से यहाँ पे 3 सेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर। तो आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा जो आपका हिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री है, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। 180 मार्क्स का है लगभग। और क्योंकि मैंने जो चेक किया राजस्थान का सिलेबस जो है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर ऑलरेडी है, लिंग्विस्टिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो लिंग्विस्टिक्स जो पार्ट है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, तो ये दोनों के दोनों आप लोग देख सकते हैं कि 180 मार्क्स और 80 मार्क्स का जो है वो आपका अपना सब्जेक्ट जो मैटर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और ग्रेजुएशन को तीनों ईयर आप डिवाइड कर लीजिए कि तीनों ईयर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को नोट डाउन मैं आपको करवाऊंगा इसी चैनल पर, तो आप लोग जुड़े रहिए। उसके बाद आते हैं टीचिंग मेथड्स एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट्स, ये आपका 40 मार्क्स का होगा। तो अब आ जाते हैं टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं आपके 300। नेगेटिव मार्किंग होगी श्योरली और सभी इक्वल मार्क्स इसमें हैं।